नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका। आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड की बड़ी खबर के साथ। झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन दिल्ली पहुंची हैं। कल इंडी अलायंस की दिल्ली में रैली होने वाली है और कल्पना सोरेन इस रैली में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से तरफ से शामिल होने वाली है। माना यह जा रहा है कि इस रैली में कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और उनसे जुड़े मुद्दे को प्रमुखता से उठा सकती हैं और कांग्रेस ने यह कहा है कि इस रैली के जरिए केंद्र सरकार की तानाशाही पर जोरदार प्रहार किया जाएगा। वहीं बीजेपी का यह भी कहना है कि महारैली में सिर्फ भ्रष्टाचारियों का जुटान होगा। देखिए, जो घटना झारखंड में 2 महीने पहले हुई थी वो यहाँ दिल्ली में भी सेम घटना हुई है। मेरे पति हेमंत जी को भी जेल भेजा गया, आज यहाँ पे अरविंद सर को भी यहाँ पे जेल भेजा गया है। तो जो परिस्थिति, जो स्थिति हमारी झारखंड में है वही अब यहाँ दिल्ली में भी हो गई है। तो मैं मैम से, सुनीता मैम से मिलने आई थी, उनका दुख दर्द बांटने आई थी, तो उन्होंने भी अपनी व्यथा सुनाई और हम लोगों ने यही मिलकर प्रण किया है कि अब इस लड़ाई को हम लोगों को बहुत दूर तक लेके जाना है, जिनमें मैम का भी साथ हमारे साथ रहेगा और हमारा पूरा झारखंड भी अरविंद केजरीवाल जी सर के साथ भी हमेशा रहेगा। मैम, सोनिया गांधी से मिलने जाएंगी आप? हाँ जी, अभी तो टाइम मिला है तो मैम से जरूर मिलेंगे और उनको भी वहाँ के झारखंड की पूरी स्थिति के बारे में। आज मुलाकात कब होगी मैम? कब, किसकी मुलाकात? मैम के साथ आज ही है। आप दोनों मंच पे होंगे रैली में? देखिए अब ये टाइम तो मुझे नहीं पता है। हाँ, टाइम नहीं पता है, बट अब आप सभी लोग जरूर आइए। इंडिया गठबंधन का पूरा रैली अरेंज हुआ है रामलीला मैदान में, तो आप सभी का स्वागत है। देखिए, उसकी खबर आपको बहुत जल्द मिलने वाली है और आप सभी को बहुत बहुत जोहार है। अब उसमें कोई भाग ले, अब कल्पना सोरेन भाग लेंगी तो कौन सा बहुत बड़ा चीज हो जाएगा, क्रांति आ जाएगी। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है कि कल्पना सोरेन भाई एक मुख्यमंत्री की पत्नी थी या है, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है, शिबू सोरेन की बहू है। इसका मतलब क्या हो गया? लगता है जैसे कोई बहुत पृथ्वी पर कोई किसी का अवतार हो गया है, इस तरह से महिमा मंडित किया जा रहा है। अरे भाई जाएंगी, क्योंकि जेएमएम भी उसका एक हिस्सा है, उसका नेता लोग जाएगा। अब उसमें तो भाई परिवारवाद की पार्टी है, तो कल्पना सोरेन को लेके जाएं। संविधान हो, लोकतांत्रिक मर्यादाएं हो, तमाम चीज़ें तार तार हो रही हैं और इन सारे विषयों को लेकर के अगर विपक्ष मुखरता के साथ, एकता के साथ अपनी बातों को जनता के समक्ष रखने का काम कर रहा है तो निश्चित रूप से ये अच्छी बात है और देश के हित में है। तो स्वाभाविक है कि जो विपक्ष के बड़े नेता हैं वो पहुंचेंगे ही और आम जनता भी पहुंचेगी। और इस बीच बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है, जहां पशुपति पारस का एक्स पर पोस्ट किया गया है। एक्स पर पशुपति पारस ने पोस्ट किया है और लिखा है कि हमारी पार्टी आरएलजेपी एनडीए का अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री मोदी हमारे नेता हैं और उनका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है। और इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि उनके नेतृत्व में एनडीए पूरे देश में 400 पार यानी कि 400 प्लस सीट जीतकर तीसरी बार रिकॉर्ड तोड़ेगी। बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त करने में हमारी पार्टी का पूर्ण समर्थन है और रहेगा। तो पशुपति पारस की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, एक्स के माध्यम से ये संदेश दिया गया है। और देखिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता अमितेश जुड़ चुके हैं। अमितेश, पशुपति पारस ने ये संदेश एक्स के माध्यम से दिया है कि अब वो एनडीए के साथ है, लेकिन पहले भी वो एनडीए के साथ ही थे। क्यों अपना उन्होंने अलगाव दिखाया पहले और फिर से वो उनके साथ आ गए? देखिए, उन्होंने क्यों अलगाव दिखाया ये तो बिल्कुल साफ है। जब बीजेपी की तरफ से उनको एक भी सीट ऑफर नहीं की गई थी, जो सोर्स बता रहे थे उसके मुताबिक लोकसभा चुनाव में केवल 5 सीट दी गई थी, वो भी एलजेपी रामविलास को। तो निश्चित रूप से उसके बाद क्लियर हो गया था कि पशुपति पारस की पार्टी को जब एक भी लोकसभा सीट नहीं मिल रही है तो उस सिचुएशन में इन्होंने अपनी नाराजगी जताई थी और उस समय केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है, मोदी मंत्रिमंडल, उससे इस्तीफा भी सौंप दिया था। उसके बाद पटना गए थे, अपने समर्थकों से इन्होंने बात की थी
और लगातार चर्चा के बाद इन्होंने फैसला किया कि हम एनडीए में ही बने रहेंगे। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि पशुपति पारस ने जो आज एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है, उससे साफ हो गया है कि एनडीए का हिस्सा रहेगी आरएलजेपी, जो पशुपति पारस के नेतृत्व वाली पार्टी। लेकिन एक बात भी बिल्कुल साफ है कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी अब कोई उनका उम्मीदवार नहीं होगा। और खुद पशुपति पारस जो बार बार कहते थे कि हर हाल में हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, हमारी पार्टी चुनाव मैदान में होगी, तो एनडीए में सीटों का बंटवारा पहले ही हो चुका है। और ऐसे में पशुपति पारस चुनाव नहीं लड़ेंगे या उनकी पार्टी का या उनके सिंबल पर और दूसरा कोई व्यक्ति अब चुनाव मैदान में नहीं उतरेगा। आज बिल्कुल तस्वीर साफ हो गई है। जी अमितेश, एक सवाल और है कि देखिए, अब सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि अब पशुपति पारस का रोल क्या होने वाला है एनडीए में, और दूसरा सवाल कि क्या ये हाजीपुर चुनाव जिसपे वो दावा ठोक रहे थे, क्या अब उसका समर्थन करेंगे, चिराग पासवान का समर्थन करेंगे पशुपति पारस? देखिए, उनके आज के जो ऐलान से बिल्कुल साफ लग रहा है कि 40 की 40 सीटों पर उनकी जो पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, वो समर्थन करेगी एनडीए के सभी जो उम्मीदवारों का। और निश्चित रूप से हाजीपुर में भी एनडीए के उम्मीदवार हैं, एनडीए की तरफ से हाजीपुर से चिराग पासवान, तो निश्चित रूप से 40 की 40 सीटों पर समर्थन करेंगे। और एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि अब दूसरे खेमे में इनकी बात या तो नहीं बनी है या फिर अपने परिवार में और पार्टी के भीतर कोई एकमत नहीं हो पाए सभी लोग, इसलिए दूसरे खेमे में जाने की बिल्कुल संभावना अब नहीं है। एनडीए के भीतर रहेंगे पशुपति पारस और कोई लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी का उम्मीदवार नहीं होगा, खुद भी वो चुनाव मैदान में नहीं उतरने जा रहे हैं, ये क्लियर हो गया है। जी बहुत शुक्रिया अमितेश तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चार्जशीट लेटर कोर्ट पहुंचे ईडी के अधिकारी, टीन के बक्से में कागजात लेकर पहुंचे हैं ईडी के अधिकारी। आपको बता दें कि कई पन्नों की चार्जशीट लेकर के पहुंचे हैं ईडी के अधिकारी। तो ईडी कोर्ट में ईडी के अधिकारी प्रस्तुत कर रहे हैं चार्जशीट। 31 दिसंबर को हेमंत सोरेन की हुई थी गिरफ्तारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वाले मामले में हेमंत सोरेन के ऊपर जो आरोप थे, उस आरोप के लिए आप देख सकते हैं कि चार्जशीट जो है, चार्जशीट लेकर यहां पर तमाम जो ईडी के अधिकारी हैं वो कोर्ट में पहुंच चुके हैं और यहां कोर्ट से सीधे जो है उन्हें अंदर ले जाया जा रहा है। यानी चार्जशीट दाखिल करने के लिए कोर्ट का जो परिसर है वहां पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं टीन के बक्से में यहाँ चार्जशीट जो है वो लेकर आई। अब कितने पन्ने की चार्जशीट है वो अंदर यहाँ पर दिया जाएगा और देखना होगा कि इस पूरे चार्जशीट के बाद क्या कुछ मामला सामने आता है, कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहती है, फिर अगली तारीख क्या दी जाती है और इस पूरे बक्से में किस तरीके से क्या कुछ सबूत कोर्ट परिसर में प्रस्तुत किए जाते हैं। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। लोकसभा चुनाव के क्षेत्रीय समाज ने सभी राजनीतिक दलों पर अनदेखी का आरोप लगाया है। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह ने धनबाद और चतरा सीट से क्षेत्रीय समाज की अनदेखी के नतीजे चुनाव में बीजेपी को भुगतने की चेतावनी भी दी है। हालांकि बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने इसका बचाव किया है और कहा है कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है और उन्होंने इसकी भरपाई विधानसभा चुनाव में किए जाने का भरोसा भी दिया है। झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात हमें शून्य कर दिया गया, 6 स्टेट मिला के शून्य कर दिया गया। हम इस चीज का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। आप क्या कीजिएगा? हम अभी जो समाज के प्रतिनिधि को सीट देगी हमारी सरकार, कोई भी पार्टी, हम उसका पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। अखिल भारतीय स्तर पर देखिएगा तो बिहार और झारखंड में क्षत्रियों को पूरी तरह से उनके मान सम्मान और स्वाभिमान को रखा गया है। 5 सीटें बिहार में हैं और कुल मिलाकर के हम न जात पर विश्वास करते हैं न पात पर विश्वास करते हैं। हम तो भारत माता के मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर काम करने वाले लोग हैं। इसलिए कहीं समस्या है तो समस्याओं का समाधान होगा। आने वाला विधानसभा का चुनाव भी है। बोकारो में बोकारो और चंदन कियारी के बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है। इस मौके पर धनबाद के बीजेपी उम्मीदवार के साथ साथ बोकारो के बीजेपी विधायक बिरंजन नारायण भी मौजूद थे। बैठक में बीजेपी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया गया। साथ ही धनबाद लोकसभा क्षेत्र से 9 लाख वोट के रिकॉर्ड अंतर से बीजेपी की जीत का लक्ष्य तय किया गया। कार्यकर्ताओं की उत्साह थी, वैसे लग रहा है कि हम लोग सारे रिकॉर्ड को तोड़ देंगे और लगभग 9 लाख वोट से हम लोग धनबाद लोकसभा जीतेंगे। कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं कार्यक्रम में। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी जब से चुनाव हो जाती है,
दूसरे दिन से कार्यकर्ता लग जाते हैं चुनाव के लिए। 5 साल कार्यकर्ता लगे हुए हैं। अभी जो बरसाती मेढक जैसा कोई पार्टी आता है ना कि अब कैंडिडेट होगा तब हम कार्यकर्ता जाएंगे वोट मांगने के लिए, हम लोग 5 साल वोट मांगे हैं, 5 साल काम किए हैं। दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ मुलाकात की। दोनों के बीच मुलाकात की तस्वीर और वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि कल्पना सोरेन दिल्ली के रामलीला मैदान में कल होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंची हैं। तो ये तस्वीर देखिए जहां अरविंद केजरीवाल की पत्नी और हेमंत सोरेन की पत्नी दोनों मुलाकात करती हुई नजर आई। ये रैली में शामिल होने के लिए कल्पना सोरेन दिल्ली पहुंची हैं और कल्पना सोरेन लगातार कह रही हैं कि मैं उनके साथ हमेशा रहूंगी। और सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पशुपति पारस नहीं लड़ेंगे चुनाव, तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें जहां पशुपति पारस चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर जहां एनडीए में उन्हें सीट नहीं मिली और जिसके बाद वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। तो अब बता दें कि हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे पशुपति पारस। लगातार पशुपति पारस ये दावा कर रहे थे कि हाजीपुर से वो चुनाव लड़ेंगे, चिराग पासवान के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब ये साफ हो गया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसमें ये कि पशुपति पारस अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। पशुपति पारस ने मान लिया है। कुछ देर पहले ही पशुपति पारस ने एक्स पर ट्वीट करके भी ये जानकारी दी थी कि वो अब एनडीए के साथ हैं और 400 के पार का जो नारा लगातार एनडीए दे रही है उसके समर्थन में वो खड़े हैं और उसके लिए वो प्रचार प्रसार भी करने वाले हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जब पशुपति पारस चुनाव नहीं लड़ेंगे तो एनडीए से उन्हें सीट नहीं मिली थी, जिसके बाद वो नाराज भी थे, लेकिन अब उन्होंने साफ कह दिया है कि वो एनडीए के साथ हैं और एनडीए का ही समर्थन करेंगे। तो कैबिनेट मंत्री से उन्होंने इस्तीफा भी दिया था और अब फिर से एनडीए का वो अभिन्न अंग बता रहे हैं अपने आप को। हाजीपुर से चुनाव लड़ने पर अड़े थे पशुपति पारस, लेकिन अब वहां से भी वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। तो कुछ देर पहले ही पशुपति पारस ने एक्स पर यह जानकारी दी थी कि वो एनडीए के साथ हैं। हालांकि जब उन्होंने जब वो कैबिनेट मिनिस्टर थे और से जब वो इस्तीफा दिए थे तो कयास लगाए जा रहे थे कि वो इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो एनडीए के साथ हैं और वो चुनाव भी नहीं लड़ने वाले हैं। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, पशुपति पारस चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, पशुपति पारस चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। लगातार पशुपति पारस ये कह रहे थे कि इस बार लोकसभा के चुनाव में उनको ज्यादा से ज्यादा सीट मिले, ये दावा भी कर रहे थे और मांग भी कर रहे थे एनडीए के। लेकिन जब चिराग पासवान को ये सीट मिल गई तो वो नाराज हो गए और नाराज होने के बाद उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन एक बार फिर से पशुपति पारस ने बता दिया है कि अब वो एनडीए के साथ है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए अमितेश जुड़ चुके हैं। अमितेश, पशुपति पारस चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? जो सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक पशुपति पारस चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे और हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पहले लगातार उन्होंने कहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे, हर हाल में हाजीपुर से लड़ेंगे। लेकिन जो आज उन्होंने पोस्ट किया है उसके बाद जो आरएलजेपी के सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक पशुपति पारस चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे और उन्होंने जो अपने पोस्ट के जरिए लिखा भी है कि सभी 40 की 40 सीटों पर एनडीए को जो समर्थन की बात कही है उस 40 में हाजीपुर भी आती है। इसका मतलब यही लगाया जा रहा है कि पशुपति पारस लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे और एनडीए के जो सभी 40 जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में उनकी पार्टी, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता रहेंगे। हमारे सूत्र यही कंफर्म कर रहे हैं कि पशुपति पारस ने अंत में परिवार और पार्टी के भीतर सहमति के बाद, उसमें चर्चा के बाद अंत में यही निर्णय लिया है कि वो चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे और एनडीए से हुए ही वो तमाम प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। अमितेश, कुछ दिन पहले से ही पशुपति पारस अलगाव महसूस कर रहे थे और वो अलग भी हो गए। किस वजह से उनकी नाराजगी खत्म हुई है? क्या कोई वजह निकलकर सामने आ रही है? देखिए, नाराजगी इस बात को लेकर की थी जिसमें उन्होंने जब मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया था उसमें बिल्कुल साफ था कि उनकी पार्टी को कोई भी सीट ऑफर नहीं की गई थी। लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि 5 सीटें जो उनके प्रतिद्वंदी हैं और एलजेपी का दूसरा धड़ा है, एलजेपी रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है,
उसे 5 सीटें दी गई, जबकि पशुपति पारस के गुट को एक भी सीट नहीं दी गई। उसके बाद उन्होंने मोदी कैबिनेट से अमितेश, बिल्कुल ये वजह तो थी ही जब वो नाराज हुए थे, लेकिन अभी जब वो वापस आए हैं उन्हें क्या कुछ और ऑफर किया गया है? उनकी नाराजगी खत्म होने की क्या कोई वजह अभी तक सामने आई है निकल के कि किस वजह से वो मान गए, फिर से एनडीए में वापस आ गए हैं? देखिए, उस वक्त भी जो सूत्र हमारे बता रहे हैं उसके मुताबिक जब बीजेपी की तरफ से लगातार निगोशिएशन हो रहा था, जब इनसे बातचीत हो रही थी, उस दौरान भी कुछ चीजें कही गई थी कि आपके मान सम्मान का ख्याल करते हुए आपको एडजस्ट किया जाएगा। ऊपरी सदन में एडजस्ट करने की बात थी, चाहे राज्यसभा की बात हो या फिर और भी दूसरा कोई पद देने की बात हो, और बाकी आगे एडजस्ट करने की बात कही जा रही थी। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से लोकसभा में एक भी सीट नहीं थी, उसके बाद इनकी नाराजगी थी। लेकिन अभी हमारे जो सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक पशुपति पारस ने अंत में पार्टी के भीतर फैसला लिया है। पार्टी के भीतर सभी लोगों से बात करने के बाद, परिवार के भीतर बात करने के बाद फैसला लिया है कि हम चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे और एनडीए को ही समर्थन देंगे। ठीक है अमितेश, ठीक है, बिल्कुल नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लोकसभा चुनाव में युवा वोटर सभी राजनीतिक पार्टियों की प्राथमिकता सूची में शामिल हैं। झारखंड में इसी वर्ष पहली बार मतदान करने पहुंचे वोटर की संख्या 35 लाख के करीब है। ऐसे में युवा मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। हर राजनीतिक दल चाहता है कि युवाओं का वोट उन्हें मिले, और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले ही कहा है कि भाई जो युवा पहली बार वोट देने के लिए काबिल हुए हैं, वोट देने के लिए उनका नाम वोटर लिस्ट में आया है, वैसे लोगों से संपर्क भी करना है। हम लोगों ने किया भी है और ये कार्यक्रम लगातार चुनाव तक जारी रहेगा। उनके वोट का एक महत्व, अलग महत्व है। इस महापर्व में देश का युवा जानना चाहता है, उन सारे विषयों को लेकर के पार्टी उनके बीच जा रही है। उनको जिस प्रकार से बरगलाने का, भरमाने का, अटकाने का, भटकाने का काम करती आ रही है भारतीय जनता पार्टी, उससे हकीकत से उनको रूबरू करवाया जाएगा, चाहे वो रोजगार के नाम पर हो या अन्य विषयों के नाम पर हो। लोकसभा चुनाव को सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए रांची जिला प्रशासन तैयारी में जुट गई है। वहीं चुनावी ड्यूटी में तैनात सुरक्षा बल के जवानों को कोई परेशानी नहीं हो, इससे लेकर रांची एसपी गंभीर दिख रहे हैं। एसएसपी मतदान केंद्र के पास ही सुरक्षा बलों को ठहराने के साथ ही उन्हें बुनियादी सुविधा दिए जाने पर भी जोर दे रहे हैं। इसके लिए रांची में 12 स्कूल और पंचायत भवन को चिन्हित किया गया है, जहां हजारों की संख्या में आने वाले सुरक्षा बल को ठहराया जा सकेगा। एसएसपी ने यह भी कहा है कि जो भी कमी दिखाई दे रही है उसे दूर करने के निर्देश भी दिए गए हैं। लातेहार पुलिस ने 5 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार नक्सली का नाम है नेशनल गंजू उर्फ नागेश्वर गंजू। दरअसल माओवादी कमांडर छोटू खरवार का दस्ता गारू के मिर्चाइया जंगल में घूम रहा था, तभी लातेहार पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान सारे नक्सली भाग गए, पर नागेश्वर गंजू पकड़ा गया है। यह नक्सली आगामी लोकसभा चुनाव में बता दें कि खलल डालने की योजना बना रहा था। कैसे आगामी लोकसभा चुनाव को अच्छे से संपूर्ण ना करें, इसको लेकर के पूरी प्लानिंग इसकी चल रही थी, तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। ने सब जोनल कमांडर माओ, जो 5 लाख का इनामी है, नेशनल भोक्ता उर्फ नेशनल भूइया उर्फ नागेश्वर भोक्ता उर्फ जीनियस, उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है। सूचना प्राप्त हुई कि छोटू खेरवार जो माओवादी है और उनका सबसे बड़ा नेता है अभी, तो वो अभी आम सभा चुनाव की तैयारी चल रही है, उसमें फोर्सेस का मूवमेंट होता है, तो उसकी निगरानी के लिए और भविष्य में कोई पुलिस के खिलाफ या सुरक्षा बलों के खिलाफ कार्रवाई करे, इसके लिए मिर्चैया पहाड़ के आसपास आया हुआ था। तो जब सूचना प्राप्त हुई तो हम लोगों ने डीएसपी साहब के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। हमारी टीम आपके सामने, इसमें गारू थाना प्रभारी और गारू के जेएसआई वगैरह भी सभी लोग थे। तो हमारी टीम जब वहां गई तो पुलिस को देखकर वो भागने लगे। अपनी टीम से अलग होने के कारण नेशनल भोक्ता को हम लोगों ने अप्रीहेंड किया। पाकुड़ के डीसी मृत्युंजय वर्णवाल के नाम पर फर्जी व्हाट्सएप आईडी बनाई गई है। इस आईडी के जरिए पाकुड़ के ग्रामीणों से पैसे मांगे जा रहे हैं। इस मामले में पाकुड़ पुलिस से शिकायत भी की गई। दरअसल शातिर साइबर अपराधियों ने डीसी मृत्युंजय वर्णवाल के नाम पर फर्जी व्हाट्सएप आईडी बनाई है और इसी आईडी के जरिए कई अफसरों, कर्मचारियों और अन्य लोगों से पैसे और गिफ्ट मांगे जा रहे हैं।
जैसे ही ये खबर की जानकारी डीसी मृत्युंजय वर्णवाल को मिली, उन्होंने पाकुड़ पुलिस को इसकी तुरंत जानकारी दी और आदेश दिया कि इस पे कार्रवाई की जाए। साथ ही ऐसे फेक आईडी के झांसे में नहीं आने की अपील भी की है। रामगढ़ में पुलिस अवैध कोयला तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में पुलिस ने ईंट भट्टे में खपाए जाने के लिए कोयला ले जा रहे 3 ट्रैक्टर को पकड़ा है। वहीं ट्रैक्टर मालिक और ड्राइवर पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पूरे मामले में कोयला तस्करी का जो किंपिंग सराया नरेश पुलिस की पकड़ में आ गया है। करीब 3 टन लदा अवैध कोयला बरामद किया गया है और उसके जो मालिक हैं दिलीप महतो गोबरदहा के रहने वाले हैं और अज्ञात चालक के विरुद्ध यहाँ रामगढ़ थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटनास्थल पर वो भागने में सफल रहे और इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। रामगढ़ थाना पुलिस अवैध कोयला तस्करों के विरुद्ध में लगातार कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई के तहत आप देख सकते हैं रामगढ़ थाना क्षेत्र के गोबरदहा से एक ट्रैक्टर अवैध कोयला पकड़ा गया है, जिसमें 3 टन अवैध कोयला लोड है। इस मामले में पुलिस ने नामजद दिलीप महतो और चालक के विरुद्ध में मामला दर्ज किया है। लेकिन इस अवैध कोयले कारोबार का किंग पिन नरेश जो सरैया का रहने वाला है, वो इस मामले में फिलहाल पुलिस की नज़रों से बचा हुआ है। बताया गया कि नरेश ही दामोदर नदी और कर्मा के क्षेत्र से कोयले का अवैध उत्खनन करा करके उसे सरैया में डंप करता है और सरैया से ट्रैक्टर के माध्यम से गोबरदहा और कोठार के ईंट भट्ठों में इस अवैध कोयले को खपाया जाता है। पुलिस की ये बड़ी उपलब्धि जरूर है, लेकिन पुलिस को अवैध कोयले के किंग पिन तक पहुंचने की जरूरत है ताकि अवैध कोयले के कारोबार को पूरे तरीके से रामगढ़ थाना क्षेत्र में लगाम लगाया जा सके। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बनी रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।